इमोबल का मतलब ये हो गया कि वो हिलने डुलने वाला नहीं है, वो घूमेगा नहीं, स्थिर रहने वाला एकदम है। तो वही कह रहा है कि इतना दिन गुजर जाने के बावजूद भी हमारी जो भारतीय सभ्यता है, इन सबों के बीच भी, जबकि हमारे देश में अगर बात करें तो 500 से ऊपर साल तक मुगल शासन रहे, 500-700 साल तक। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन आया, हमारी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को रौंदने का पूरा काम किया गया। जिस तरह जापान बर्बाद हो गया, चाइना खत्म हो गया, कई देश यूरोप वगैरह के कई राष्ट्र हो गए जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को खो दिए, लेकिन भारत आज भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इतना होने के बावजूद भी हमारा भारत आज भी इमूवेबल है, मतलब अस्थिर, मतलब स्थिर है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन कह रहा इट इज ए चार्ज। देखिए, चार्ज रिपोर्ट बनता है जब आप पर केस वेस लदाएगा ना, केस लदाने मतलब कोई अगर घटना उठना होगा, पुलिस केस, तो चार्ज रिपोर्ट बनाता हूँ, तुम्हारे ऊपर चार्ज ये लगा है, धारा ये लगा है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप। याद रखिएगा, चार्ज का मतलब आरोप। लेकिन हम भारतीयों पर एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, हम भारतीयों पर आगे, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। लोग हमको उल्टा, हम ही लोग सब है, लेकिन हम पर ही आरोप ये लगाया गया कि भारत के लोग सब असभ्य लोग हैं, इनको रहने नहीं आए, कैसे गंदा धंधा में रहता है, गांव में रहता है, बोले नहीं आता है, मक्का खाता है, तो ये खाता है। और उन लोग क्या खाता है भाई? स्टैंडर्ड क्वालिटी की खाना जो बोलते हैं हम लोग, उसके हिसाब से, जबकि स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना अगर बोले तो मकई ही है। जितना मोटा अनाज है उतना ज़्यादा फायदा है, और जितना गेहूं चावल हम खाएंगे ना उतना ज़्यादा नुकसान है। पहले के लोग देखते थे मड़ुआ की रोटी खाता था, मजबूत, अभी 100 साल तक बुढ़िया जिंदा है, अभी तक कहते थे बुढ़वन जिंदा है। अब आजकल के आदमी पार हो जा रहा है, खान पान ज़्यादा तेल मसाला हर कोई यूज कर रहा, हम हो आप हो, हर कोई हो रहा है, वही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये दिक्कत है। तो हम भारतीयों पर एक आरोप है कि हम लोग सब नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? असभ्य हैं। और ये भी कहा गया है कि इग्नोरेंट, मतलब आप अज्ञानी भी हमको बोला गया, स्टॉलिड, यानी ये बोला गया तुम लोग जो हो ना, भारत के लोग मंद बुद्धि वाले भी हो, है ना, दोनों हो एकदम। एक तो तुम असभ्य हो, दूसरा तुम अज्ञानी हो, और तीसरा तुम क्या हो? मंद बुद्धि वाले हो। दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। टू इंड्यूस देन अडॉप्ट एनी चेंजेज, कह रहा है कि उन्हें परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना क्या है? असंभव है। हम भारतीयों पर एक आरोप लग गया कि भैया आप सब नहीं हैं, आप मंदबुद्धि के हैं, आप जो है अज्ञानी हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। हम लोग को बहुत प्रेरणा दिया गया कि ये कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ऐसा बन जाओ, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। हम अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को छोड़ नहीं सकते हैं। करा इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये वाकई में हमारे मेरिट पर एक आरोप लगा दिया है उन लोगों ने, है ना, हमारे गुणों के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है भैया? अनुभव। एनविल का मतलब क्या होता है? कसौटी। टेस्ट का मतलब क्या होता है जी? परीक्षा देना। फाउंड का मतलब क्या होता है जी? पाना। और ट्रू का मतलब क्या होता है? सच। हो गया? तो कह रहा जो हमने परीक्षा देकर सच की कसौटी पर जो हमने अनुभव प्राप्त किया है, हमने जीवन में जितना परीक्षा दिया है, हर रास्ते पर, हर उम्र पर, हर जगह, जैसे भी हो, विभिन्न मुद्दों पर या कोई चीज पर, तो हमारे कहने का मतलब हमने बहुत कुछ देखा है, और उस एक्सपीरियंस पर हम ये पता कर सकते हैं कि हम जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपको बैठने नहीं आता है, आप असभ्य हैं, ये सब क्या है? गलत है। तो वही कह रहा है कि जांचा परखा गया है, और जांचा परखे जाने के बाद ये तय हुआ है कि हम लोग क्या हैं? सही है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। करा मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतों ने अपना विचार भारत पर क्या किया है? थोपा है।
भाई भारत को ऐसे हो जाना चाहिए, भारत को ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन भारत किसी का विचार नहीं लिया। भारत बोला मेरा जो विचार है सबसे अच्छा है। और ऐसे भी आप देखिएगा कि जब कोरोना आया था तो विश्व के जितने भी देश थे भारत को एकदम एक मदद की दृष्टि से देख रहे थे, नहीं देख रहे थे। दूसरा रीजन क्या था, एक तो दवाई सबसे पहले यही बनना शुरू हो गया, अमेरिका भी बनाया था, हम लोग भी बनाने लगे दवाई, उसमें सफलता प्राप्त की। दूसरा रीजन ये था कि भारत में हमारे हिंदू धर्म में खास करके एक संस्कार है कि मरने के बाद जला दिया जाता है। अब फ्रांस इटली में इतना लोग मर रहा था एक एक दिन में, 20-20 हजार लोग, 10-10 हजार लोग, 2-2 हजार लोग, कि भाई शमशान घाट में जगह नहीं था। कितना खो देगा एक मटिया को, एक जगहिया को। तब बोला नहीं, भारत का संस्कार विधि बड़ा अच्छा है, अंतिम संस्कार विधि यहाँ पर जला दिया जाता है, क्योंकि कोरोना जो होता है मिट्टी के नीचे भी जिंदा रह सकता है, वो उसकी जो वायरस जो होता है, लेकिन मनुष्य अगर खत्म हो गया तो साथ में वो भी खत्म हो गया, अगर जल गया तो। इसीलिए जलाने की प्रथा को क्या किया गया, विदेशों में भी अपनाया गया और बोला नहीं जलाना ही सही है, जलाना बिल्कुल जरूरी है। जला दिया, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारी विधि को लोग अपनाता है। और आप सुनिए, आप अमेरिका जाइएगा, अमेरिका में आपको चारकोल जो है, कोयला वोयला बिकता है, बात समझ में आया। वहाँ हमारे यहाँ याद कीजिए, अभी भी कई घरों में जहाँ चूल्हा जलता है तो राख होता है, नहीं होता है। और राख जो होता है तो राख को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में उससे बर्तन मांजा जाता था, मांजा जाता था, अभी भी मांजते हो। लेकिन अब एगो साबुन सरफ मिला लेते हो उसमें, भीम मिला ले हो, नहीं सरफ मिला ले हो। तुमको बताते हैं अमेरिका में इस सरफ को जो है, अब देखिएगा क्या उसको बोलते हैं, राख को जो है पैकेट बंद करके बेचा जाता है और लोग वहाँ खरीदते हैं, है ना। देखिएगा एसेज पैकेट प्राइस इन अमेरिका विथ देखिए इमेज में है, इसका पैकेट बनता है भाई, और पैकेट बनने के बाद जो है इसको बेचा जाता है ना। और इसका दाम महंगा होता है, सरफ से भी महंगा होता है। इतना ही नहीं, नीम का दातुन, हम लोग यहाँ पर नीम का दातुन नहीं करते, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका रिवर्स की ओर है, उसको पता है ना, कि हम लोग रिवर्स की ओर नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, हम लोग का आयु घट जाएगा। तो नीम का दातुन जो है वो भी बेचा जाता है। देखिएगा कहाँ गया कटिंग वाला, नीम दातुन पैकेट प्राइस देख रहे हो, अमेरिका में 1800 रुपया में बिक रहा है बाबू, और हम लोग के यहाँ गांव देहात में फ्री में मिलता है, लोग कोई यूज नहीं करता है। पढ़िए ना, 1800 में बिक रहे हैं नीम के दातुन, है ना, अमेरिका में, और भारी डिमांड है, तुरंत हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक। फ्लिपकार्ट पर खोजिएगा ना, वहाँ पर ही आपको बिक्री मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर ही। नीम का दातुन, राख, ये सब जो गांव देहात में मिट्टी बिकता है, मुल्तानी मिट्टी, तो अब खरीदते ही हो। तो ये चीज़ें हम लोग अपनी चीज़ों को खो रहे हैं, और ये हमारी सभ्यता थी, और लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी सभ्यता खराब है, तो फिर क्यों अपना रहे हो, मत अपनाओ, है ना। मोटे अनाज, मकई, अभी क्या सीजन मकई का है, मकई खरीद लीजिए, गेहूं थोड़ा मिला लीजिए, थोड़ा जौ मिला लीजिए, थोड़ा मड़ुआ मिला लीजिए, 2-3 थोड़ा चना मिला लीजिए,
सबको मिक्स करके पिसा दीजिए, सबको मिक्स करके, और पिसा के आटा तैयार हो गया। आटा तैयार हो गया, उसकी रोटी खाइए, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों वाला रोटी। अरे हम लोग ऐसे भी मकई का रोटी खाते थे, कुचला रोटी, मजा आता था। एक रोटी में तो पेटे भर जाले, क्योंकि मोटा बनता है थोड़ा वो। तो लेकिन हम लोग वो चीज़ अब खाना पसंद नहीं करते हैं। दिक्कत यही है, हम लोग को सब अरे मोटा रोटी बना दे, बड़ी बड़ा बनाया, जीरी वो फुल्की रोटी चाहिए। फुल्की रोटी खाना मोटा ही होना चाहिए। अनाज जितना मोटा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, शरीर के लिए। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने जो जांचा है, परखा है, वो चीज़ हमारे लिए, हमको पता है कि हमारी संस्कृति बेस्ड है। आरोप कोई लगाए, वो आरोप क्या है? बेबुनियाद है, वो झूठ मूठ का आरोप है, बस आडम्बना वाला आरोप है। एंड सी रिमेन्स अ स्टडी, और हमारा भारत आज भी स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की क्या है? खूबसूरती। लाख आक्रमण के बाद, लाख मुश्किलों के बाद भारतीयों ने, ये हमारे पूर्वजों का देन बोलिए, कि हमारे पूर्वजों ने इतना कष्ट सहते हुए भी अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को खत्म होने नहीं दिया। मुस्लिम शासक इतने आ जाने के बावजूद भी भारत आज भी हिंदू बहुल राष्ट्र देश बना हुआ है। वरना जो बाहर से शासक आए थे वो तो चाहते तो बहुत सारे मुस्लिम बनाए भी और बना देते, कई लोग अपने अडिग रहे। और आज भारत अगर भारत है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी राज्य का है तो वो राजस्थान है, भीलवाड़ा है, उसमें जयपुर ऐसा जगह है। ये लोग क्षत्रिय होते थे, राजपूतों की बस्ती है, और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है भारत को हिंदू राष्ट्र बचाए रहने में, भारत को कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से बचाए रखने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान का, और राजस्थान बहुत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा, बहुत घूमने का एक से एक जगह है, और मजा आएगा वहाँ पर घूमने में आपको। बहुत अलग कल्चर भी है वहाँ है। तो यही भारत की सुंदरता है, दिस इज हर ब्यूटी, कि भारत आज भी अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों पर मौजूद है। आज भी गांव देहात में जाइएगा तो अभी शादी होता है तो क्या होता है? पन कटाई होता है, दल धोवाई होता है, कुइयां पर जाता है, कितनी विधियां हैं, और मजा भी आता है। हे वो कर लिया भाग्य बिया नहीं, बेचारा ने होकर पन कटाए बोले, ने दल धोवाए बोले, ने बराती गले, ने पान खेल के बेचारा, ने लोहास कुचैले, सब मजा बेकार, मजा आएगी ना बेकार। इसलिए शादी ब्याह घर से होता ज़्यादा अच्छा। तो गुंजन सिंह इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी भोजपुरी में आज तक वो कभी विवाद में नहीं रहा, वरना रोशन रोही विवाद में रहा, पवन सिंह तो विवादे में रहता है, खेसारी का विवाद चला, और आप सुने होंगे दिनेश लाल यादव का, उसका भी नाम चलता आम्रपाली दुबे के साथ। गुंजन सिंह का नाम किसी हीरोइन के साथ आज तक नहीं जुड़ा है, और ना कोई विवाद आज तक हुआ है। इस मामले में बड़ा अच्छा इंसान है वो, और शादी ब्याह भी किया तो घर से किया आदमी, एकदम सिस्टम से, घर गांव से आके किया, तो वो ना बड़प्पन है। तो चाहता तो एक से एक हीरोइन कोई बहुत सारी तैयार होती, कर लेता किसी से, लेकिन बोला ना घर से शादी करेंगे, कोई परिवार चाहिए था उसको। घरेलू पता चलता ये ना नाच रहा हो, घर वाले होने जाना नाच रही है, तो फिर दिक्कत है ना। ऐसे घर में है तो घर आता है तो परिवार के साथ आदमी रहेगा तो अच्छा लगता है। इन्हें उस शूटिंग में व्यस्त है तो उन्हें उस शूटिंग में व्यस्त है, तो देखते हो क्या होता है। ऐसे में ही ज़्यादातर डिवोर्स वगैरह, मनमुटाव, बहुत सारा ये सब चीज़ हो जाता है। तो वो आदमी बहुत समझदार था, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज द सीट एंकर आपर आवर होप, कह रहा है यह उसकी आस्थाओं का प्रहरी का ढाल है। सीट एंकर, एंकर का तार खरीदते हो नहीं खरीदते हो, तो एंकर का मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है। तो ये जो खूबसूरती है हमारी क्या है? ढाल है, हमारी सुरक्षा देती है और हमारे भारत को बचा के रखी हुई है, ऐसी हमारी संस्कृति है। देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कह रहा है सभ्यता आचरण का वह पैमाना है विच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य के ड्यूटी को क्या करता है? बताता है, दिखाता है। सिविलाइजेशन कहता है कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, एक मनुष्य को करना क्या है जीवन में, ये कौन बताता है? सिविलाइजेशन बताता है। तो सिविलाइजेशन हमें सही मार्गों को क्या करता है? दिखाता है।
जो मनुष्य को कर्तव्य मार्ग दिखाता है। परफॉर्मेंसेज ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। कर्तव्य का पालन और नैतिक अवलोकन एक दूसरे में क्या है, परिवर्तनीय है। यानी अगर आप काम करेंगे, कर्तव्य मतलब क्या हो गया, काम करना, और मोरलिटी का मतलब होता है क्या होता है, नैतिकता। जितना आप काम करेंगे ना, तभी आपकी नैतिकता का विकास होगा। आप काम ही नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, क्या नैतिकता का विकास होगा। नैतिक शिक्षा समझते हो नहीं समझते हो? नैतिक शिक्षा, जैसे आप बचपन में एक किताब चलता होगा आपके स्कूल में, उसका नाम ही था नैतिक शिक्षा, नहीं था? हम लोग पढ़े हैं, आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है। अब स्कूलों में बहुत चीज़ें बदल दी गई है, लेकिन होनी चाहिए सब चीज़ें, जिसमें किताबों में ये लिखा रहता था, एकता में ही बल है। 4 भाई की कहानी, कुछ मदद करने वाली कहानी, दया वाली कहानी, ऐसी कुछ कहानियां रहती थी, है ना। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इच्छा पर कुछ होता था, इच्छाएं अनंत है, इच्छा तो कभी खत्म ही नहीं होता है। ऐसी कई कहानियां होती थी जो एक दूसरे को सीख देती थी, आप उससे सीखते थे। उससे क्या होता है, हमारा मोरल ऊंचा होता है। मोरल कब ऊंचा होगा, जब आपका सर्कल अच्छा रहेगा, आपके अच्छे लोगों के जब साथ में रहेंगे ना, तो आपका विचार ऑटोमेटिक है कि अच्छा हो जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि हम बहुत कुछ सीखे हैं, तो अगर हम बहुत कुछ लोगों को कॉपी भी किए हैं अपने जीवन में, और हमको बड़ा अच्छा लगता है कुछ लोगों को कॉपी करना, क्योंकि उन लोग बहुत बेहतरीन है। और कॉपी इंसान की करना मजबूरी है, क्योंकि आप सीखिएगा तो उनका कॉपी तो करिएगा ही करिएगा। एक कल देखो हमको बर्थडे विश किए हैं निशांत उज्जवल, जिनका हम चर्चा पहले भी किए हैं, लगभग 7-8 बजे शाम में मैसेज किए, फेसबुक पर डाले। सुबह 11 बजे हमको बोले थे कि प्रेम मैसेज किए, फोटो एगो तुम्हारा मेरा कोई है तो भेज देना। हम व्यस्त थे तो नहीं भेज पाए, तो हम भेजे लगभग 2, 2:30, 3 बजे लगभग भेजे, तो शाम में वो स्टेटस लगाए। उस आदमी के साथ 2-3 चीज हम बहुत अच्छा सीखे हैं। एक कि आदमी, माँ बाप जो है उसको बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वो उतना तो हम भी नहीं कर पाते हैं। और वो आदमी सुबह उठते हैं और सबसे पहला कॉल माँ को लगाते हैं, सबसे पहला कॉल, क्योंकि बम्बई में हम साथ में रहे। कॉल में लगा, हेलो माँ, प्रणाम माँ, और करके बोलेंगे और बतियाएंगे। हाँ माँ उठ गई नहीं, भोजपुरी में बात करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो मोतिहारी साइड के हैं, तो ऐसे ही बात करते हैं कि हाँ माँ उठ गई नहीं, हम सब ठीक बा, तो उठ गई खैलू उलू, ऐसे बतिया लेंगे। और फिर पूजा पाठ नित्य दिन करते हैं वो। हर शनिवार मंगलवार को अगर वो पटना रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो पटना के हनुमान मंदिर जाते हैं पूजा करने, और फिर वहां से आते हैं लड्डू वड्डू बांटते उठते हैं। और फिर अगर मान लिया काम के लिए निकल रहे हैं घर से, तो माँ बाप का पैर छू कर निकलते थे वो। प्रतिदिन का ये रूटीन था वो, नॉट ए सिंगल डे, रोज एवरी डे। और जातनी ऐसे बोलते, जातनी माँ, हाँ गोड़ छू लिया, प्रणाम उनाम कर लिया, ठीक है बेटा जो, ऐसे रोज ये उनका हम देखते थे तो बड़ा इस चीज को अच्छा लगता था। और माँ भी बहुत सीधी उनकी थी, है ना, बहुत अच्छी। मतलब आज भी हम जाते हैं तो खाना पीना, अगर हम जान गई माँ कि आए हैं हम और गए हैं वहाँ, और पटना के किसी कोने में हम रहे, एक कॉल तो जरूर आ जाएगा कि खाना बना दे, नहीं प्रेम कहाँ बड़ा, आके खा लिया। तो बोले, हम माँ ही बोलते हैं उनको, चाची नहीं बोलते, आंटी नहीं बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं। उनके पिताजी जिंदा थे तो उनको भी पापा ही कहते थे। और पहले हम भी स्मार्ट लगते थे थोड़ा, क्या, तो जब पहली बार उनके ऑफिस में गए थे तो उनके पापा कहते, तुम हीरो बन सकता है, स्मार्ट है तुम, पहले बना दीजिए तो ठीक है रहेगा। अफसोस नहीं बन पाए, लेकिन भोजपुरी में जितने लोग अगर हमको जानते हैं आज, तो उन कहीं ना कहीं उनका योगदान है, उनका एक देन है, जो बोलो सपोर्ट है। तो उस आदमी, दूसरी बात, वो आदमी लंद फंद नहीं करते हैं, सबसे पहले नीट एंड क्लीन, किसी का 2 रुपया रखना नहीं, फ्रेश, ऐसा नहीं कि उसका रख लिए 4 आदमी गाली दे रहा ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऑनेस्टी के मामले में बहुत साफ आदमी है। और बात जो रखते हैं वो बहुत तरीके से बात रखते हैं, बहुत सलीके से बात रखते हैं। और हमसे बहुत ज्यादा नहीं बड़े होंगे, या यूं कहो तो हमारे उम्र के ही होंगे वो। और हाँ, हेल्थ हमसे भले भैया का उनका ज्यादा हो गया, क्योंकि शुरू से उनको भैया ही बोले, चाहे वो पोस्ट के मामले में बोलो। जब वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस टाइम उनके घर में रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी, जो उस जमाने का स्टार हुआ करते थे, इनके घर में आके बैठे रहते थे। क्योंकि उस जमाने में उतना बड़ा पियारो कोई नहीं था जितना बड़ा पियारो ये थे प्रशांत निशांत। तो ये उनका व्यक्तित्व था, वो पढ़ते पढ़ते ही पियारो शिप करते थे। पियारो होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर,
पेपर में जितना न्यूज छपता है ना हीरो हीरोइन के बारे में, इंटरव्यू वगैरह, दुनियादारी, ये सारा ये, और लिखने का शैली भी बड़ा जबरदस्त उनका। कम उम्र में मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो बहुत कुछ उनसे सीखे हैं, उनकी चीज़ों को कॉपी भी करते हैं, अच्छा लगता है। घर जाते हैं उनका, बैठते उठते हैं, प्रेम भाव मिलता है। आज भी उनको काम उनका देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। और इंडस्ट्री में आज जान जाइए भोजपुरी में कि अगर किसी को भी वो कह देंगे कि पवन सिंह को पवनमा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ कल्लू को सबको जी करके बोलते हैं वो कि पवन भैया आज आना बा तोहरा, तो पवन जी ये नहीं कहेंगे कि हम तोहरा ही नहीं आएंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएंगे, वो पहुंच जाएंगे उसके यहाँ। वो हैसियत रखते हैं। सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाले अभी वही है भोजपुरी में। आमिर खान वगैरह आता है तो पटना में तो पहले प्रशांत निशांत को खोजेगा। पटना का मैंने बिहार का सर्वे सर्वा है पीआरओ सीट में वो आदमी, इतना बड़ा है। एक बार आए हुए थे कौन, विवेक ओबराय, रथ चरित्र एक फिल्म रिलीज हुई थी मोना सिनेमा हॉल पटना में है। उसमें उस टाइम 60 सीट का बुकिंग किया गया था, 60 लोग। प्रीमियर फिल्म से पहले प्रीमियर होता है ना, लोग देखते हैं कैसा फिल्म बनाइए बोले, कुछ लोगों को बुलाते हैं मीडिया उड़िया को, और 60 आदमी में 2 आदमी हमारा था, क्योंकि हम पटना में रहते थे उस टाइम। तो भैया बोले कि विवेक, क्योंकि हीरो से मिलने किसका शौक नहीं भाई, और हम तो और उस लाइन में जाना चाहते थे और लगता था भैया हम जाएंगे, ठीक है एक टिकट हमको दे दिए। तो एक मेरा दोस्त था बीमल, हमसे जूनियर है लेकिन दोस्ती अच्छी है, पौवा पुल का है, चौरसिया समाज में ही है तुम लोग का। बीमल वहाँ उसके पिताजी पोस्ट मास्टर थे, तो बीमल वो बोला कि उसको बताए कि हम तो जा रहे हैं विवेक ओबराय से मिलेंगे। तो बोला तू ही जीवे, हमने जीवे। हम बोले यार तो तू कैसे जीवे। फिर भैया को फोन किए, भैया ये और पास दे दीजिए ना। तो बोला अच्छा ठीक है, कौन है रे? तो भैया दोस्त है मेरा। बोला अच्छा ठीक है ले जाओ। और दोस्त मिल गया दोनों को गए आराम से, है ना, आराम से गए, प्रीमियर देखे। दोस्त बोला वो विमल के हमको मिलना है उससे, चले चलो तुमको बैठवा देते हैं। जहाँ नाश्ता वास्ता हो रहा था वहीं पर बैठवा दिए, कटलेट उटलेट वो भी खाया, फोटो वोटो अपना जो खिंचाना था उस टाइम करवाया। तो ये प्रेम है, सूर्य संग्राम हो रहा था, कम से कम 100 पास हम बांटे हैं, 100 पास ऐसे दे दिए थे हमको, लो जितना तुम्हारा दोस्त नाता है सबको दे देना। मेरा गांव से 2-4 आदमी गया था, वहां पर पढ़ते उड़ते थे भैया टाइप के जो सीनियर थे हमसे, तो उनको दे दिए VVIP पास, वेरी इंपॉर्टेंट पास। ऐसा का 20 गो था हमारा पास, जो एकदम फ्रंट पे आगे रहता है। और उस समय हीरोइन आई थी तनुश्री दत्ता, जानते हो, आशिक बनाया आपने, इमरान हाशमी का एक फिल्म है, उसमें वो हीरोइन है, और ढोल उल में भी है, वो देखे होगे। वो आई थी और भैया लगा दिए हमको उसके पीछे कि प्रेम तुम इनके साथ रहना, है ना, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी आ जाए। बोले ठीक, हम साथ चलते थे तनुश्री दत्ता के। तो गांव वाला 2-3 को गया तो बोला क्या, तो बाप रे बाप, तो बड़ी पहुंच में नहीं ले हो, एकदम हीरोइन के साथ वो भी बोले नाम जिसे आते रहते तो पूछ ही लेती है, बाबू प्रेम जरा सा ये काम है, तो चल जाते थे, ये जाते थे। तो उन लोगों को भौकाल लगा कि प्रेम तो बड़ा पहुंच में नहीं ले, एकदम पटना में जहाँ बढ़िया नेता ने पहुंच रहा है, ये घुसा दे रहा है डायरेक्ट एकदम मेन गेट से, एकदम कम से कम 100 पास बांटे थे उस टाइम में। बहुत लोग अपने जिसको मन था जाके देखा। तो ये सब चीजें सीखे, मदद करना उनसे सीखे, बहुत कुछ उनसे कॉपी किए। आइए, तो ये आप जब काम करेंगे ना तो आपको, है ना, आपका नैतिकता का विकास होगा, और नैतिक आदमी को होना भी चाहिए। Correct to observance, to observance morality is attained mastery over our minds। अपने मन एवं विकार पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक क्या है, अवलोकन है। यानी आप मन को काबू कर लीजिए। मेन चीज जो हमारा भटकता है वो क्या है, मन है। और जिसने मन पर काबू कर लिया, और मन यूं कहे तो इंद्रियों पर काबू करना है। मूल रूप से इंद्रियां ही भटकती है, वो आंख हो, वो जीभ हो, खाना देखे नहीं कि जीभ लपलपाने लगा, गुपचुप देखे नहीं कि थूक घोटने लगे, नहीं होता है। और आ ही जाता है, इमली उंगली के नाम पर भी कितना लोग को पानी अभी आ गया होगा। खास करके गुपचुप के मामले में हम देखें भाई, बढ़िया लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, भले वो चुपके से थूक अंदर घोट ले पता नहीं चलेगा, लेकिन घोटता सब है।
हम भी घोटते हैं, ऐसा बात नहीं हम नहीं घोटे हैं। अब नहीं खाने को मन है, आगे कोई खा रहा, मुंह में पानी आ जाता है देख के। तो आप अगर अपने मन पर काबू पा लिए ना, यही नैतिक अवलोकन है ना, इसी को नैतिक अवलोकन कहा जाता है। और कह रहा है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती लैंग्वेज में इक्विवेलेंट का मतलब होता है समानांतर। जैसे दो चीजें एक जैसी हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक जैसा समान है, तो उसको इक्विवेलेंट समान अर्थ वाले। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब रखा गया है गुड कंडक्ट। ये सवाल आएगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड मतलब अच्छा, और कंडक्ट का मतलब आचरण। आपका अच्छा आचरण ही आपकी सिविलाइजेशन को बताता है। आप बढ़िया से अगर आचरण नहीं कीजिएगा तो कोई भी आपको खराब कर देगा, कोई भी, एनीबडी, है ना। अगर आचरण आपका अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी आपको अच्छा कह देगा। और जब भी आप उस व्यक्ति से मिलिएगा, देखिए हम बहुत चीजें आप पर डिस्कस करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उस चीज को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी लोगों के प्रिय रहेंगे। अगर आप टेढ़े रहिएगा, देखिए टेढ़ा रहना जरूरी है, कब, जब आपसे कोई टेढ़ी ही करता है तब। लेकिन मूलतः जब कोई टेढ़ी नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है टेढ़ी होने से, तो मतलब है, एक हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसका नाम था चुन्नू बाबू सिंगापुरी। उस फिल्म में आप देखिएगा हम दोस्त का कैरेक्टर किए हैं, ऐसे है एकदम पतला दुबला, और इंटर में पढ़ते थे, लगभग इंटर के बाद का कहानी है, मैंने 2009 या 10 की कहानी है ये। और 10 में हम फिल्म कर रहे थे यूपी की देवरिया में, और उसमें मेरा दोस्त का कैरेक्टर है। उस फिल्म में हम राकेश मिश्रा को नहीं जानते थे। राकेश मिश्रा भी दोस्त का कैरेक्टर उस फिल्म में कर रहा था। उसका डायलॉग थोड़ा ज्यादा था, हम लोग का डायलॉग कम था, लेकिन था मेरा भी, ठीक है। तो राकेश मिश्रा को हम उस टाइम नहीं जानते थे, कैसे कहते थे गायक है गायक है। बाद में उसका 2-4 गाना हिट हुआ तो हम बोले इसके साथ तो हम काम किए हैं, ये तो हमारे साथ काम किया है, ठीक है। तो उस फिल्म में देखिएगा राकेश मिश्रा भी है और हम भी हैं, दोस्त वो भी बना हुआ है मेन हीरो का, और हम भी दोस्त बना हुआ है। वहां पर हमको एक एक्टर से मुलाकात हुई, जिस एक्टर का नाम था विनोद मिश्रा, है ना। विनोद मिश्रा भोजपुरी के कई फिल्मों में देखिएगा, सर्च मारिएगा फोटो आपको पता चल जाएगा, या आप अगर देखे होंगे तो देखिए विनोद मिश्रा भोजपुरी एक्टर, आपको पता चल जाएगा। देखे होंगे कई फिल्मों में, नहीं देखे हो। और उतना छोड़ो, एक और आदमी का आप देखे होंगे, दिखाते हैं। देखे हो इस आदमी को? अरे राजा बाबू में देखो क्या है, इनके बारे में दिया है ना, देखो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं। कल इनका भी फेसबुक पर मैसेज था, देखे होंगे, समर्थ चतुर्वेदी, हैप्पी बर्थडे प्रेम। अनूप अरोड़ा, वो भी भोजपुरी के बड़े एक्टर में आते हैं, वो भी मैसेज किए थे, कल फेसबुक पे खुद पोस्ट किए थे वो, ठीक है, सब डाले थे। तो कहने का मतलब है, जब हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म की चुन्नू बाबू सिंगापुरी की, तो देखिए जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट दीजिए, और उस समय उम्र आपकी जैसी हमारी होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। और जब हम सेट पर बैठे हुए थे तो कोई भी आ जाता था, सीनियर लोग, कुर्सी अगर खाली तो बैठ गए, और कोई आ गया तो हम छोड़ देते थे, ऐसा नहीं कि हम बैठल हैं। दूसरा, आपको डांट भी दिया जाएगा, सीनियर के सामने बैठ भी नहीं सकते हैं, हम खुद हट जाते थे, या कोई भी कुछ कह दिया तो कर देते थे, क्योंकि हम बहुत नए थे एकदम, और क्या, हमको कौन जानता था। बात विचार भी करते थे तो बड़ी सलीके से ढंग से करते थे। तो विनोद मिश्रा हमसे बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला बाबू तुम्हारा बहुत अच्छा व्यवहार है, और फिर वो अपना नंबर दिए हमको कि कोई भी दिक्कत हो बम्बई में, कोई भी अगर काम हो तो हमको एक बार जरूर तुम कॉल करना। और आज भी अगर पटना आते हैं तो कभी कभी तो एक बार जरूर बोलते हैं कि प्रेम कहाँ हो, पटना उठना हो तो मिल लेंगे तुमसे,
चाहे कोई भी, अनूप अरोड़ा जी हो, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो मतलब बहुत क्लोज है, भले वो हमारे लिए कुछ नहीं किए, कहने का मतलब है कोई आपको पकड़ के काम नहीं दिला देगा, आपसे मेरा दोस्ती है तो आपका घर चला देंगे हम, आपको रास्ता दिखाएंगे, उन्होंने रास्ता मुझे दिखाया, हम सक्सेस किए नहीं कि वो अलग मैटर करता है, लेकिन रिलेशन आज भी है। तो व्यवहार आज भी आपका मायने रखता है, और जितना सुंदर आप व्यवहार रखेंगे लोग आपको सब दिन याद रखेंगे, वरना इन लोगों को क्या मतलब था बर्थडे विश करने का। बंबई छोड़े हुए 2017 और 7 कितना हो गया, 24, 7 साल हो गया, और 7 साल में तो कई लोग भूल जाते हैं, नहीं भूल जाएगा, लेकिन याद रखा हुआ है। तो आप ये बात इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मेरा बर्थडे विश हुआ है, ये चैप्टर से रिलेटेड है कि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो लोग आपको सब दिन याद रखेंगे, व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई आपको याद करने वाला नहीं है। हम सुबह उठे हैं, हमारा वाइफ को याद नहीं था तो बर्थडे मेरा, तो बोल रही है कि सुबह उठे फिर गए वहाँ, तो आज तो गांधी जयंती है, तो बोले कि हाँ गांधी जयंती है, तो आज आपका छुट्टी होगा, कल आज तो नवादा जाना है हमको फिर, क्योंकि शाम में हम आ गए थे फिर, तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो आज छुट्टी है तो आज तो नाश्ता वास्ता सुबह देती है तो नहीं दी। तो बातें बातें मैं बोला कर गांधी जयंती तो आपका भी जयंती है आज, हमको याद आया, कल तुमको याद नहीं था। हम बोले फेसबुक खोली तो कम से कम 100 पोस्ट आवल था, तब तक 10-20 पोस्ट आ ही गया था सुबह सुबह। तो बोली कि आप जरूर डाले होंगे, इतना आदमी को आपका बर्थडे कैसे याद रहेगा। मैं बोले यार फेसबुक में नोटिफिकेशन होता है, लोगों को पता चल जाता है ना कि आज इसका बर्थडे है, तो लोग डालते। बोले नहीं इतना लोग कैसे डालेगा, आपको इतना लोग डाल रहा है, चलिए तुम भी घर में रही इसलिए नहीं जानती हो, बाहर निकलोगी तो पता चल जाएगा कितना लोग हमको जानता है। उसको शौक लग रहा था। शाम में फिर आए, लगभग आए हम शाम में 6-7 बजे आए, और फिर यहाँ पर से लाइव आए, लाइव देखे होंगे, लाइव देखे थे शाम वाला, लाइव आए, फिर घर गए, घर जाने के बाद बोली केक खाएंगे, तो फिर वो केक भी ला के दे दिए कि भाई तो खा लो केक। केक में कटिंग वटिंग कुछ किए नहीं, लेकिन ला के दे दिया। अरे तुम लोग का बाकी रहा 56 आइटम बोले हैं ना, एक आइटम और बढ़ा देंगे, 57 आइटम हो जाएगा। चलिए आइए, करा इफ द डेफिनेशन, देखिए गलती लोग कहाँ करते हैं, अक्सर सब लोग बोलते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन होता है, उदाहरण, परिभाषा। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत, सो मेनी राइटर्स हैव शोन, भारत में अनेक लेखकों ने जो दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो हमको किसी से सीखने की जरूरत मैंने इतना कुछ हमारे देश में, हम क्यों सीखने जाए भाई, हमसे दुनिया सीख रहा है, हमारा कॉपी दुनिया कर रहा है, हम दूसरा कॉपी करने जाएंगे। जब हमारे पास बाप दादा पूर्वजों ने जो दे के गए हैं, हम काहे किसी कॉपी करेंगे। तो वही कह रहा है कि हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, एंड दिस शुड बी, और ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। करा वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हम लोग अनुभव करते हैं, नोटिस करते हैं कि माइंड जो है, दिमाग जो है, एक बेचैन पक्षी है, और जो बेचैन होता है उसका मन भटकते रहता है, और माइंड ऐसे भी बेचैन रहता है, कभी मन करेगा ये कर ले, कभी मन करेगा ये कर ले, कभी मन करेगा ये ले ले, कभी मन करेगा ये खरीद ले, मन कभी शांत रहता ही नहीं है। और मन के बारे में गांधी जी ने कहा है कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना आप देंगे ना इतना वो डिमांड करेगा, जितना मिलता है उतना ज्यादा चाहता है। आपको अगर 100 नंबर में 59 नंबर आए और 1 नंबर से आप सेकेंड हो जाए तो क्या लगेगा, कम से कम 1 नंबर और आ जाता है, फर्स्ट हो जाते हैं। और अगर आपको 44 नंबर आ जाए, सेकेंड डिवीजन 45 में होता है, तो अब क्या लगता है, कम से कम 1 नंबर आ जाता, तो कम से कम थर्ड नहीं रहते तो सेकेंड रहते। मन कभी शांत नहीं रहता, मन को हमेशा ज्यादा चाहिए, और ये बहुत लालची होता है, इसको कभी संतुष्टि है ही नहीं। हमारे पास जब कुछ नहीं था
तो इतना कुछ हुआ, अब लगता है कुछ और हो जाए, थोड़ा लगता है कुछ और हो जाए, फिर लगेगा कुछ और हो जाए, है ना। तो ये मन है, वही कह रहा, मन एक बेचैन पक्षी है, जितना इसे मिलता है उतना ज्यादा पाना चाहता है, इसके बावजूद भी अनसेटिस्फाइड है। कितना भी मन को दे दीजिए, मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, ये अनसेटिस्फाइड रहता है मन, कभी संतुष्ट होने का चीजें नहीं है। आप एक दिन मीट खा लो, दूसरा दिन क्या होगा, मन करेगा, तो फिर जिस मिल जाता है तो खाइए लेते हैं। रात में भरदम खाया है मीट क्या, लेकिन भोरे बचल होगी लाइन 2 पीस और जो खाने के ज्यादा शौकीन है तो 2 पीस ले ले, रात भर डेंगा खाया होगा, इसके बाद भी बोले उसको संतुष्टि नहीं है। तो मन बड़ा बेचैन चीज होता है। द मोर वी इंडल्ज आवर पैशन, करा जितना हम इस विषय में लिप्त यानी डूब जाते हैं। आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचिएगा ना, आप उसी भी गहराई में चलते जाइएगा। किसी भी विषय पर अगर हाँ आपको लगता है वो जरूरी है तो सोचिए, बेफालतू चीजों पर बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं, आपका सारे लोगों का ध्यान यहाँ ठीक ठाक से है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हवा लग रहा है कि नहीं लगा, गर्मी का भी अनुभव नहीं हो रहा होगा। और यही थोड़ी थोड़ी गर्मी का बात कर, आज तो बड़ी गर्मी है जी, आज तो बड़ी गर्मी है जी, आज थोड़ी गर्मी है जी, सारे को गर्मी लगने शुरू हो जाएगा, नहीं लगेगा, सब बेचैन हो जाएगा तो बहुत सही उसे गर्मी लग रहा है। तो जैसे ही आपको कोई कह दिया आपको अभी आज निमंत्रण कहीं से है नहीं है, और कल कहीं आपको निमंत्रण आ जाए कि शाम 6 बजे जाना है, दिमाग अब ये से कल जाना है, कल जाना है, कल जाना है, नहीं, आप डूब जाते हैं उसी में। तो यार 2 घंटा पहले से आदमी है, बोले चालू खरमा हो, नहीं, जाके खा पी के फिर आता है। तो हमारा दिमाग जो होता है कभी ज्यादा डूबना नहीं चाहिए। हम लोग जितना इसमें डूबेंगे ना उतना ज्यादा अनब्रिंडल हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे। अनब्रिंडल का मतलब होता है बेलगाम, डूबना नहीं है किसी भी चीजों में, ठीक है ना, होता है, जाएंगे, टाइम होगा, सारा काम कर लेंगे तो जाएंगे। खाना कब से शुरू होगा, 8-9 बजे से, उससे पहले तो नहीं शुरू होता है। अब हमको पता है कि 8 बजे शुरू होना है तो हम दिन में बंद करके कोचिंग थोड़ी चल जाएंगे, 6 बजे तक 5 बजे तक जो पढ़ाते कम से कम पढ़ाएंगे, क्या चेकर बैठे है। अब गांव देहात में क्या होता है, अब अमूमन थोड़ा अब कम हो गया, पहले आज बगल में अगर खाना बन रहा अगर न्योता हो तो अगल बगल के 2-4 बुतरू अबेन करते पड़े, वो जो दिन भर घूरिए रहते, पूरी में लार लो, आटा सन मार लो, ई लार लो, ऊ लार लो, दिन भर ओकरे में लगल रहेगा। उसको एक मनोरंजन का साधन हो जाता है और उससे परेशान रहता है वो। तो भैया आपका काम क्या है, मिस्त्री बनाएगा, लेकिन बाल उधर वगैरह में लग जाता है। कई लोग वो जो बैठ जाएगा अब सब करेगा, चलो ठीक है, अपना अपना है। तो बहुत ज्यादा डूबना नहीं है, डूबिएगा तो आप क्या हो जाएगा, बेलगाम। आवर एनेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारी जो माने डिमांड है मन का जो है, हमारे एनेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, है ना। पूर्वजों ने एक सीमा निर्धारित कर दी है, एक लिमिट निर्धारित कर दी है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और बाप दादा कई चीजों समझाए हैं, कई कहावतों के माध्यम से, नहीं कुछ खाने पीने के मामले में बहुत सारी कहावत है। जैसे कहता है कि वो उसको क्या कहता है भूल गए, जैसे नया नया धान होता है जो सबको पिट्ठा खाता है, नहीं खाता है, या बहुत सारा जो अनाज हुआ उसको खाता है। तो कहावतें बहुत सारी है। तो हमारे पूर्वज लोगों ने एक लिमिट कर दिया है कि हमको क्या चाहिए, और उसके बाद उन्होंने देखा है दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हमारे पूर्वजों ने यह देखा है कि हैप्पीनेस यानी खुशी, खुशी जो होता है वो एक दिमागी प्रक्रिया है। खुशी आप कितना भी खा लीजिए आपको खाने से खुशी नहीं आएगा, कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए आपको कपड़ा पहनने से भी खुशी नहीं आएगा। खुशी आएगा कब, जब आपका दिमाग खुश रहेगा। हैप्पीनेस क्या है, मेंटल कंडीशन है। ये अगर खुश है ना तो आप भी खुश है। अगर किसी बात की चिंता हो गई, कोई बात से आपका मन अपसेट हो गया, घर में लाख बढ़िया खाना बना है आपको अच्छा नहीं लगेगा, कितना बढ़िया खाना रहे आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर किसी बात से यहां से आप खुश होकर जा रहे हैं, घर में आपको दालें व चोखा मन होके खाइएगा, मजा होके खाइएगा।
तो ये होता है मेंटल कंडीशन। खुशी कभी भी बढ़िया भोजन से, पैसे से, किसी भी चीज से नहीं आ सकती है। अगर आप कम चीजों में खुश हैं तो ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है। डबल हो गया क्या हो? इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा सा। पाँचे तक किए। टाइम कितना हुआ है? 9:32 हो गया। अच्छा रहने दो, कल करेंगे। बंद कर लो।